गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बलवनी वंश के बारे में कुछ डिस्कस किया था, हमने कुछ उसके बारे में आपको बताया भी था कि बलवनी वंश की स्थापना कब और कैसे हुई थी, उसमें कौन कौन लोगों ने शासन किया था। ठीक है, बलवन वंश का संस्थापक कौन था, बलवन वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से उसको जो है रिपीट कर देता हूँ कि बलवनी वंश की अगर हम बात करें तो बलवन अपने जीवन काल की जो शुरुआत है वो इल्तुतमिश के समय से करता है, यानी कि इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए 40 या 41 गुलामों के दल में एक सदस्य बलवन भी होता है। ठीक है, और उसके बाद वो नसरुद्दीन महमूद के शासन काल में अपनी शक्ति को बढ़ाया, यानी कि नसरुद्दीन महमूद ने उसको जो है एक बड़ा पद दिया। और उसके बाद बलवन ने अपनी पुत्री हुजैदा का विवाह किससे कर दिया, नसरुद्दीन महमूद से। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद के मरने के बाद, या ये कह लें कि नसरुद्दीन महमूद की हत्या करने के बाद बलवन जो है राज सिंहासन को प्राप्त करता है और उसने बलवनी वंश की स्थापना कर दी, जिसे हम भारत में यानी कि दिल्ली सल्तनत में द्वितीय इलवरी वंश के तौर पे जानते हैं। ठीक है, बलवन के शासनकाल में जब मंगोल आक्रमण होता है तो उस मंगोल आक्रमण में बलवन ने अपने बड़े पुत्र जिसका नाम मोहम्मद खां था उसे भेजा था 1285 में। तो 1285 में उस युद्ध में लड़ते हुए मंगोलों से जो है वो मारा जाता है। तो ऐसे में जो है कि बलवन उसको शहीद खां की उपाधि देता है और कहता है कि इस मृत्यु से, यानी अपने बड़े पुत्र की मृत्यु से बलवन को बहुत तकलीफ हुआ, बहुत कष्ट हुआ और वो मतलब बहुत ही भयंकर तरीके से रो रहा था। और धीरे धीरे जो है कि उसका हेल्थ बिगड़ते गया और कुछ समय बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हालांकि मृत्यु से पहले वो अपने उत्तराधिकारियों में अपने पुत्र के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। ठीक है, अब पुत्र जब उसका दूसरा पुत्र था तो फिर वो अपने पुत्र के पुत्र को क्यों उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो वजह यह था कि जो उसका दूसरा पुत्र था जिसका नाम था बुगरा खां, तो बुगरा खां व्यस्त था उस समय बंगाल में, यानी कि उसे बंगाल की दीवानी दे दी गई थी, वो बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था, वो बंगाल के ही सत्ता से अपने आप को संतुष्ट रखा हुआ था। ठीक है, ऐसे में सवाल यह था कि दिल्ली की सत्ता पर अब कौन आएगा। ठीक है, तो कैकुबाद और कैखुसरो ये दो उसके पोते थे। ठीक है, तो कैकुवाद को न बनाकर किसको बनाया था, कैखुसरो को। कैखुसरो को बनाया नहीं था, कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था बलवन अपने मृत्यु से पहले। मगर जो तुर्क अमीर होती हैं वो कैखुसरो को उत्तराधिकारी न बनाकर कैकुवाद को उत्तराधिकारी बना देते हैं। ठीक है, अब कैकुवाद को कुछ समय बाद जो है, यानी कि आगे चलकर हम देखते हैं कि उसको लकवा हो जाता है, वो लकवा ग्रसित हो जाता है और लकवा ग्रसित होने की वजह से तरकिस नामक एक व्यक्ति उसे उठाकर यमुना नदी में ले जाकर फेंक देता है। ठीक है, और जो आपका दूसरा उसका पौत्र होता है उसको जो कि निजामुद्दीन, दिल्ली का एक व्यक्ति था जिसका नाम था निजामुद्दीन, उसने ही जो है कि कैखुसरो को दिल्ली के सिंहासन पर बैठने नहीं दिया था। ठीक है, ऐसे में जो है कैकुवाद के मरने के बाद, यानी कैकुवाद के यमुना नदी में फेंकने के बाद अमीरों ने उसी के पुत्र, एक पुत्र जिसका नाम था शमसुद्दीन क्यूमर्स को सत्ता पर बैठाते हैं। शमसुद्दीन क्यूमर्स न केवल बलवन वंश का अंतिम शासक था बल्कि गुलाम या दास वंश का भी अंतिम शासक हुआ। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीजें थी। उसके बाद फिर हम बलवन की अगर बात करें तो बलवन कौन था, इल्तुतमिश का गुलाम था। जैसे कि हमने बताया कि गोरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम जो था वो बलवन था। ठीक है, तो बलवन सत्ता में आता है। ठीक है, तो बलवन ने बलवनी वंश की स्थापना के साथ साथ द्वितीय इलवरी वंश की स्थापना किया था। ठीक है, भारत के अंदर जिसकी सत्ता 1265 से लेके 1290 तक, हाँ बलवनी वंश 1290 तक चलता है, जिसमें बलवन जो है कि लगभग आपका 1287 तक जो है शासन करता है दिल्ली के सत्ता पर। ठीक है, बलवन की मृत्यु के बाद फिर उसके उत्तराधिकारी 3 वर्षों तक शासन करते हैं और 1290 में जाते जाते जो है पूरी तरीके से बलवनी वंश और गुलाम वंश दोनों समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद भारत में खिलजी डायनेस्टी आ जाता है, खिलजी क्रांति हो जाता है। ठीक है, तो इसके पहले हमने आपको बताया कि जो बलवन था वो एक क्रूर शासक था। इसके बचपन का नाम जो था वो बहाउद्दीन था। ठीक है, इसके बचपन का नाम बहाउद्दीन था। ये जब चलता था तो इसके साथ अगर आगे पीछे अंगरक्षक हुआ करते थे जिनके पास हमेशा तलवारें होती थी और वो तलवारें नंगी होती थी, यानी कि म्यान में नहीं होती थी, म्यान के बाहर हुआ करती थी। ठीक है, ताकि लोगों के अंदर वो दहशत फैला सके। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ थी। अब हम आते हैं कि बलवन के बारे में इतिहासकार क्या कहते हैं, बलवन ने अपने जीवन में किन किन परिस्थितियों से, किन किन कठिनाइयों से या किन किन चुनौतियों से लड़ा था, कब कब और किसके किसके द्वारा उसके शासनकाल में विद्रोह होता है। ठीक है, तो आइए उस पर हम बात करते हैं।
देखिए, अगर हम बात करें इतिहासकार बर्नी, इतिहासकार बर्नी, तो इतिहासकार बर्नी बलवन के बारे में क्या कहता है? इतिहासकार बर्नी कहता है कि बलवन जनता का पिता है। बलवन जो है वो क्या है? वो जनता का पिता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा शब्द कहता है कि जनता का पिता या जनता का नायक। ठीक है, तो जनता का नायक कौन है? बलवन है। ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी कहता है कि खुफिया कातिल, खुफिया कातिल, खुफिया कातिल का मतलब ये है कि बलवन बड़ी चतुराई से, हाँ, बड़ी चतुराई से अपने दुश्मनों का सफाया कर देता था, पता भी नहीं चलता था। ठीक है, तो इसलिए इसको खुफिया कातिल, मतलब इतनी खुफिया तरीके से लोगों की हत्या करवा देता था कि लोगों को पता भी नहीं चलता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो चालीसा, ठीक है, चालीसा, 40 गुलाम, 40 गुलामों का दल। अब हम 40 गुलामों के दल की बात करें, ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में बता दिया कि 40 गुलामों का दल जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था, दमन बलवन ने किया था, क्योंकि बलवन खुद इसका एक जो है, हाँ, क्या था, सदस्य था। अब बलवन को पता था कि जब तक ये 40 गुलामों का दल यानी कि चालीसा यानी कि तुर्कान चिहलगानी है, ये 40 अमीरों का जो दल है, जब तक ये रहेगा तब तक हमारी सत्ता सुनिश्चित नहीं हो सकती। कभी भी हमको सत्ता से हटाया जा सकता है और कभी भी हमको जो है मार दिया जाता है, हमारी हत्या किया जा सकता है। तो ऐसे में बलवन सत्ता में आते ही सबसे पहला काम क्या किया? इन 40 गुलामों के दल का सफाया कर दिया। बड़े इसी मतलब इन्हीं की वजह से एक तरह से इसको खुफिया का नाम दिया गया, खुफिया कातिल का नाम दिया गया। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। दमन किसने किया था? बलवन ने। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अगर देखिए तो कुछ अभिलेख हमको मिले हैं। अभिलेख का मतलब समझ रहे हैं? जैसे सपोज दैट ये जो आपका बोर्ड दिख रहा है, अगर इस बोर्ड को हम पत्थर का मान ले और उस पत्थर को मानकर हम उसके ऊपर छेंदी और हथौड़ी से कुछ स्क्रिप्ट लिख दे, तो उसी को हम नाम क्या देते हैं? अभिलेख। ठीक है, तो पहले तो कुछ चीजें था नहीं, तो पहले के जो लोग थे वो किस पर? पत्थरों पर लिखते थे। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि भारत में अभिलेखों का प्रचलन करने वाला पहला जो शासक था वो मौर्य वंशीय राजा अशोक था, और अशोक ने यह प्रथा, अभिलेखों का प्रचलन या अभिलेखों पर पत्थरों पर स्क्रिप्ट लिखने की जो परंपरा है, इसको कहां से सीखा था? इसको ईरानियों से सीखा था। ठीक है, तो भारत में कहां से आया था? ईरानी से। और भारत में इसको प्रचलित किसने किया था सबसे पहले? तो सम्राट अशोक ने। ठीक है। अच्छा, एक है अभिलेख गढ़मुक्तेश्वर लेख। गढ़मुक्तेश्वर लेख में बलवन के बारे में कहा गया है कि वो खलीफा का क्या है? सहायक है। अब खलीफा कौन होता है? ये भी आपको पता है कि मोहम्मद साहब के जाने के बाद मोहम्मद साहब के एज ए उत्तराधिकारी, जरूरी नहीं कि मोहम्मद साहब के पुत्र, ठीक है, हालांकि उनके पुत्रों के बारे में जिक्र नहीं होता है, ठीक है, तो उनके जगह पर, हालांकि उनका स्थान में कोई नहीं ले सकता, इसलिए कह सकते कि उनके जाने के बाद जो इस्लाम जगत को आगे बढ़ाने का कार्यभार संभाला, उसी को मुस्लिम इतिहास में खलीफा का नाम दिया गया है। यानी कि खलीफा मुस्लिम इतिहास का सबसे बड़े धार्मिक गुरु होते हैं। ठीक है, तो खलीफा का सहायक किसको कहा गया? बलवन को कहा गया। ठीक है, बावली, पालम बावली लेख, ठीक है, पालम बावली लेख में जो है, लेख में बलवन को क्या कहा गया? बलवन को विष्णु का अवतार कहा गया। लो, ये गधे ने विष्णु का अवतार ही कर दिया। ठीक है, तो अब ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? योगेश पंडित। कोई मुसलमान कहता तो कुछ समझ में आता कि उसको नहीं फर्क समझ में आ रहा है इंसान और भगवान में। ठीक है, ये पंडित जी ने जो कि इनको क्या दे दिया? इन्होंने विष्णु का अवतार दे दिया। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 10 अवतार मुख्य उनके अवतार है, जिसमें पहला जो अवतार होता है वो मत्स्य होता है, मछली का। जब धरती प्रलय में डूब रही थी, जब धरती पर प्रलय आया था, पूरी तरीके से हमारी धरती जलमग्न हो गई थी, तो ऐसे कंडीशन में भगवान विष्णु धरती पर पहला जो अवतार लिए थे वो मत्स्य मतलब मछली का अवतार लिए थे, और धरती का यानी कि सृष्टि का वो रक्षा किए थे। और उस समय कहा जाता है कि केवल कुछ गिने चुने लोग थे, जैसे कहा जाता है कि उस समय 4 वेद थे, मनु थे और मनु का परिवार, उसके बाद सृष्टि पर कोई भी नहीं था, उसकी रक्षा किए थे उस समय। और भविष्य में जो होने वाला अवतार उनका है वो कल्कि है। कल्कि मतलब सफेद घोड़े पर बैठे हुए, हाथ में वज्र लिए हुए वो जो है आएंगे, और ये तब आएंगे जब धरती पूरी तरीके से क्या होगा कि अत्याचार मतलब चारों तरफ फैल जाएगा। तो उस अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु भविष्य में फिर अवतार लेंगे। ठीक है, तो खैर चलिए, तो यहाँ पे क्या है? पावल बावली लेख में बलवन को क्या कहा गया? विष्णु का अवतार बताया गया। और बताने वाला कौन थे? इतिहासकार योगेश पंडित।
ठीक है। उसके बाद शाहनामा में बलबन को अफरासिया का वंशज बताया गया, अफरासिया का वंशज बताया गया, यानी कि अफरासिया एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, एक बहुत बड़ी चीजें थी, ठीक है। उसका वंशज कौन बताता है? बलबन अपने आप को। चलिए आगे देखते हैं और क्या है, ठीक है। अगर हम बलबन की दैवीय राजस्व की बात करें, बलबन की दैवीय राजस्व की बात करें तो दैवीय राजस्व में बलबन क्या कहता है? ठीक है, सत्ता की प्राप्ति के लिए, हाँ, यानी कि बलबन जो है सत्ता की प्राप्ति किसी शासक से नहीं छीना है, हाँ, किसी के द्वारा नहीं उसको दिया गया है। इसको जो सत्ता मिला है वो किससे मिला है? वो ईश्वर से मिला है। यानी कि बलबन कोई आम साधारण व्यक्ति नहीं है, बलबन जो है कि ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ जो है कि एक इंसान है धरती पर जो जनता का सेवा करे या जनता का सेवा कर सके। जैसे पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो अपने आप को ईश्वर की छाया, ईश्वर का प्रतिबिंब, ठीक है, बताते थे। और खासकर ये हमको कुषाण, हिंद, यवन, ये लोग जो शासक हुआ करते थे ना, तो ये इसी तरह की उपाधियां लेते थे और इसी तरह का ये जनता के समक्ष प्रस्तुत होते थे। उनके कहने का मतलब है कि हम कोई साधारण इंसान नहीं है, हम जो है, हमें मतलब ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है, यानी कि ईश्वर हमको धरती पर भेजा है, हाँ, किसके लिए? तुम्हारी सेवा के लिए। तुम हमारी पूजा करो और हम ईश्वर की पूजा करेंगे, हम तुम्हारी बातों को ईश्वर तक पहुंचाएंगे। यानी इस धरती पर तुम्हें पूजा किसकी करनी है? हमें करनी है, ठीक है। और हम किसकी पूजा करेंगे? ईश्वर की करेंगे। यानी तुम्हारी बातों को हम कहां तक पहुंचाएंगे? ईश्वर तक पहुंचाएंगे। जिससे कि हमको ये सारी चीजें ब्राह्मण धर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस समय जो पूजा करने की परंपरा स्टार्ट होती है तो वो यहीं से राजा महाराजाओं को जो है क्या बोला जाता था कि ईश्वर की छाया है, ये ईश्वर है या ईश्वर के द्वारा भेजे गए भगवान की तरह उनका पूजा करना लोग स्टार्ट करते हैं। जहां से हमको कॉन्सेप्ट निकल कर आता है देवकुल, ठीक है। देवकुल में राजा महाराजाओं की मूर्तियां स्थापित होती थी जिसकी जनता पूजा करती थी, ठीक है। कहीं पर सुरक्षा से तो कहीं पर उनके अच्छे और नेक कार्यों की वजह से उनकी पूजा करती थी। अब ये परंपरा धीरे धीरे, क्योंकि पहली पीढ़ी तो जानता है कि ये मेरी रह जाए, मगर आने वाले 2-4-5 पीढ़ियों के बाद लोगों को लगता है कि नहीं, ये कोई ईश्वर या कोई भगवान थे, और वो उस परंपरा को आगे बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग उनकी शूरवीरता की वजह से उनकी पूजा करते हैं। और ये इसी कंसेप्ट पे, ठीक है, इसी कंसेप्ट पे भारत में मंदिर बनना स्टार्ट होता है गुप्त काल में जाकर। यानी भारत में गुप्त काल से पहले कोई भी मंदिर नहीं हुआ करता था, तो गुप्त काल में ही भारत में मंदिर बनाने की प्रथा स्टार्ट होती है जो देवकुल से निकल कर आती है, ठीक है। अच्छा, तो ये था, हाँ, सत्ता की प्राप्ति किससे हुआ? बलबन को ईश्वर से। वो नसरुद्दीन महमूद से नहीं छीना था, वो ईश्वर से छीना था, यानी ईश्वर ने उनको दिया था, ठीक है। दैवी राजस्व की बात करें तो दैवी राजस्व का में वो अपने आप को क्या, नियामती खुदाई, ठीक है। नियामती खुदाई का मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधि, यानी कि इस धरती पर वो जो आया है, यानी बलबन जो आया है वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया है और ईश्वर का प्रतिनिधि, हाँ, यानी प्रतिनिधित्व बनकर इस धरती पर आया है, लोगों को जो है उस एक तरह से मैसेज देना या लोगों का जो है रक्षा करना, ठीक है। उसके बाद जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब, यानी कि बलबन के अंदर क्या दिख रहा है? ईश्वर, ठीक है। बलबन अपने आप को क्या साबित करने पे लगा है कि हम ईश्वर तो नहीं मगर ईश्वर के जैसे हैं और ईश्वर का छाया या ईश्वर का हम प्रतिबिंब है, ठीक है। तो ईश्वर की छाया या ईश्वर का प्रतिबिंब, ये किसने कहा था? ये बलबन ने कहा था, जिसको हम जिल्ले इलाही, ईश्वर की प्रतिबिंब या ईश्वर की छाया के तौर पे जानते हैं। अब हम फारसी परंपरा की बात करें, ठीक है, तो फारसी परंपरा में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा ये पूछता है कि बलबन ने कौन सी फारसी परंपरा को लागू किया था, या नौरोज, सिजदा, पाबोस, ठीक है। नौरोज उत्सव किसने जो है भारत में लागू किया था, या दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा राजा था जिन्होंने नौरोज प्रथा को प्रारंभ किया था, या दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा बादशाह था या सुल्तान था जिसने सिजदा और पाबोस लाया था, ठीक है। तो नौरोज ये एक ईरानी नववर्ष है, ठीक है, एक ईरानी नववर्ष है। कौन सा? नौरोज। अगर हम सिजदा की बात करें तो सिजदा का मतलब यह है कि सिर झुकाकर, ठीक है, सिर झुकाकर बादशाह को क्या करना? सलाम करना, ठीक है, कुछ इस अंदाज में देखे होंगे आप फिल्मों वगैरह में। उसके बाद पायबोस में सीधा घुटने टेक कर सुल्तान के समक्ष झुक जाना और उनको पैरों को चूमना, ठीक है। तो ये प्रथा जो है भारत में चलाने वाला पहला जो शासक था वो कौन था? बलबन था। दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिन्होंने सिजदा और पायबोस चलाया था? दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा राजा था जिन्होंने नौरोज उत्सव जारी किया था, ठीक है। तो किसका नाम आएगा? बलबन का। अच्छा,
आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि बलवन इतना ज्यादा कठोर था कि उसने बहुत सारे चीजों पर प्रतिबंध भी लगाया था, और उन प्रतिबंधों में हम कुछ प्रतिबंध की बात करते हैं, जैसे सभा में हंसना। अब कोई सभा है या कोई ऐसा माहौल है तो वहां पर हंसना पूरी तरीके से क्या है, बैन है। हाँ, जैसे किम जोन है ना, किम जोन का ये है कि किम जोन अगर हंस रहा है तो ही तुम हंसो, किम जोन अगर रो रहा है तो तुम रो, अगर वो रो रहा है और तुम हंस दिए तो मतलब तुम्हारी जिंदगी वहीं पर क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, तो वैसे ही ये था कि बलवन जो है, अच्छा ऐसा लगता है कि जब उसके पुत्र का मृत्यु हुआ उसके बाद ये कुछ ऐसा डिसीजन लिया होगा, क्योंकि वो एकदम मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में अपनी ज़िंदगी बिताया करता था। ठीक है, तो शायद इसलिए उसको हंसना या हंसते हुए लोग अच्छा नहीं लगते थे, और उसने हंसने पर ही बैन लगा दिया। ठीक है, और खासकर सभा में तो किसी का हिम्मत ही नहीं था कि वो हंस दे। ठीक है, बलवन के बारे में ये भी कहा था कि इतना ज़्यादा क्रूर था कि वो अपने दुश्मनों को दो तरीके से भी मारता था। एक तो उनके गले को काट कर जिंदा कुएं में फेंकवा देता था और कुआं का ढक्कन बंद, दूसरा उनकी खाल को खींचकर भूसा भर देता था। ठीक है, ये दो चीजें जो है कि बलवन का बहुत क्रूर तरीके से जो है इतिहास में दिखाया गया है। ठीक है, मद्यपान यानी कि मदिरा वगैरह पर भी पूरी तरीके से बलवन ने क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था कि किसी भी तरह का कोई भी मदिरा नहीं करेगा, और ऐसे में अगर कोई पाया जाता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगा, कठोर उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो नृत्य और संगीत, ठीक है, नृत्य और संगीत पर भी बलवन ने क्या किया था, बैन लगाया था। ठीक है, उसके दरबार में या उसके शासन काल में कोई भी ना तो नृत्य करेगा और ना ही कोई संगीत का गायन करेगा। ठीक है, ये किसका था, बलवन का था। अब बलवन के समय में कुछ मुख्य विद्रोह हुए थे। ठीक है, बलवन के शासन काल में कुछ मुख्य विद्रोह हुए थे, तो उन विद्रोह में 3 मुख्य विद्रोह हम आपके सामने रखे हुए हैं, जिसमें पहला जो विद्रोह है वो किसका है, मेवातियों का। जो पहला विद्रोह हमको देखने को मिलता है वो किसका देखने को मिलता है, मेवातियों का। अब मेवातियों के विद्रोह में क्या होता है, ठीक है, देखिए इन मेवातियों के विद्रोह का क्या करता है, दमन करता है। ठीक है, मेवातियों के विद्रोह का बलवन क्या करता है, दमन करता है, और दमन करने के साथ साथ ये आप याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, लौह एवं रक्त की नीति। यानी मेवातियों के विद्रोह का दमन करने के बाद बलवन यहीं पर चलाता है क्या, लौह एवं रक्त की नीति। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला या लागू करने वाला बादशाह या सुल्तान कौन था, तो वो था बलवन। बलवन ने इस नीति को कब लागू किया था, जब उन्होंने मेवातियों के विद्रोह का दमन किया था। उस दमन मतलब कि उस विद्रोह के दमन करने के बाद बलवन ने लौह एवं रक्त की नीति को लागू किया। ठीक है, बलवन ने किसको, लौह एवं रक्त की नीति को लागू किया। उसके बाद आता है रुहेलखंड का विद्रोह। तो रुहेलखंड का विद्रोह में क्या होता है कि रुहेलखंड का जो विद्रोह होता है, इस विद्रोह को दबाने के लिए जब बलवन जाता है तो बलवन एक फरमान जारी करता है, और फरमान में यह बताता है, यानी कि सैनिकों से यह कहता है कि 9 वर्ष के ऊपर सभी व्यक्ति को मार दिया जाए। ठीक है, जब रुहेलखंड में विद्रोह हुआ था तो उस विद्रोह में इतना ज्यादा क्रोधित हो गया था बलवन, क्योंकि अपना भी चुका था लौह एवं रक्त की नीति। ठीक है, तो इसलिए इसमें इतना ज्यादा ये क्रोधित हो गया था कि उसने ऑर्डर दे दिया कि 9 वर्ष के ऊपर सभी व्यक्तियों का कत्लेआम कर दिया जाए, सभी को मार दिया जाए, कोई भी जिंदा ना बच सके। ठीक है, उसके बाद होता है जो ज्यादा फेमस होता है बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह। ठीक है, तो एक एक विद्रोह मतलब बारी बारी से चलता रहता है, और तब तक बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये भी आप याद रखिएगा कि दिल्ली के बाहर विद्रोह को दबाने के लिए बलवन पहली बार गया, यानी कि पहली बार दिल्ली के बाहर जो विद्रोह होता है वो तुगरिल खान का होता है। कहाँ पे, बंगाल में। ठीक है, बंगाल में होता है।
और उस विद्रोह में जो बलवन है वो अपने पुत्र, ठीक है, अपने पुत्र बुगरा खां को भेजता है। अपने पुत्र, ए यार मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूं तो फिर बदल नहीं रहे हैं। ठीक है, पुत्र बुगरा खां, ठीक है, बुगरा खां यानी तुगरिल खां के विद्रोह का दमन कौन करता है? तो बलवन का छोटा पुत्र जिसका नाम है बुगरा खां। बुगरा खां जो है कि इस विद्रोह का दमन करता है और बलवन इसको यहां का क्या बना देता है? इक्तादार। इसी विद्रोह के बाद जो है, इसी विद्रोह के बाद बुगरा खां बंगाल में ही नियुक्त हो जाता है और वो बंगाल में ही फंस जाता है, यानी बंगाल में ही रह जाता है। और दिल्ली में जो है, हाँ, दिल्ली में क्या होता है, उसका जो बड़ा पुत्र होता है वो मंगोल आक्रमण में मारा जाता है। ठीक है, तो ऐसे में उसका ऑप्शन खत्म उत्तराधिकारी का, अपने पुत्र के उत्तराधिकारी बनाने का जो उसका सपना था वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे में अपने पुत्र के पुत्र यानी अपने पौत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। हो गया, चलिए अब आते हैं दंड। अब इसने अपने शासन काल में किसको किसको पनिशमेंट किया था? ठीक है, किसको किसको दंड दिया था? तो सबसे पहले हम बात करेंगे मलिक बकलोल। ठीक है, तो मलिक बकवल की अगर हम बात करें तो मलिक बकवल क्या था? ये बदायूं का इक्तादार था। ये क्या था? बदायूं का इक्तादार था। ठीक है, तो पहला जो दंड के तौर पे, बड़े छोटे में तो बहुत सारे हमको देखने को मिलते हैं, तो बड़े दंड के तौर पे जो हमको देखने को मिलता है वो मिलता है बदायूं का जो इक्तादार था जिसका नाम था मलिक बकवल। ठीक है, इसी जनता के सामने, ठीक है, इसको जनता के सामने पीट कर इसकी क्या करा देता है? हत्या करा देता है। ठीक है, जनता के सामने इसकी हत्या करा देता है, यानी कि हद से ज्यादा इसको जो है पीटता है, कोड़े मारता है। ठीक है, पीटना मतलब एक तरह से कोड़े मारना, कोड़े मार कर बेचारे की हत्या कर देता है। कौन? बलवन। ठीक है, और ये काम करता है कहां पे? जनता के सामने। दूसरा नंबर आता है हैवात खां जो अवध का इक्तादार था। ठीक है, जो अवध का इक्तादार था, इसको भी जो है लगभग 500 कोड़े मारा। इसको भी लगभग 500 कोड़े मारे गए। ठीक है, ये अवध का इक्तादार था हैवात खां। ठीक है, तीसरा जो आता है वो तुगरिल खां का आता है। तुगरिल खां का तो पता ही है कि जो बंगाल का था। ठीक है, तो तुगरिल खां के साथ भी यही हुआ। तुगरिल खां को भी इतने कोड़े मारे कि तुगरिल खां का वहीं पर क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तुगरिल खां को मार देता है और बंगाल पे उसका जो पुत्र होता है उसका अधिकार हो जाता है। किसका? बुगरा खां का। ठीक है, किसका हो जाता है? उसके बाद नंबर आता है अमीन खां का। ठीक है, जो कि अवध का इक्तादार था। ठीक है, अच्छा, इसको मारने के पीछे कारण क्या था? जबकि इसका ही अपना इक्तादार था, उसके बाद भी इसके साथ कैसा सलूक किया बलवन ने, जिसकी वजह से लोगों के अंदर, जनता के अंदर एक दहशत बन सके। ठीक है, तो इसने इसको क्या किया कि अमीन खां को दिख रहा है उसमें ना ये वाला कलर, अमीन खां को मारकर क्या किया? लटका दिया। इसको पहले तो खूब पीटा, इसको खूब मारा, इसको कोड़े मारे। उसके कोड़े मारने के बाद इसके साथ क्या किया गया? इसको लटका दिया गया। कहां पे? अवध के द्वार पर।
ठीक है। इसी अवध के द्वार पर इसको लटका दिया गया था। और इसकी गलती बस इतनी थी कि इसने जो है किसका, तुगरिल खां के विद्रोह का दमन नहीं कर सका, यानी कि तुगरिल खां को पराजित नहीं कर सका। इसके लिए जो है कि अमीन खां को मारकर अवध के द्वार पर लटका दिया था, किसने, बलबन ने। तो सोचो एकदम फिल्मों की तरह जो है, जैसे फिल्मों में अगर मतलब जो विलन होता है और वो भेजता है, अगर गद्दार कामयाब नहीं होता है तो वापस आने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है कि तुम इतने छोटे से काम नहीं कर सके। जैसे शोले में शोले में गब्बर सिंह, ठीक है। चलिए कुछ तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर समय कम है। हाँ, अब देखिए मंगोल नीति। अब बलबन का मंगोल नीति क्या था। अच्छा, बलबन का सेनापति भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बलबन का जो सेनापति था, सेनापति जो कि मंगोलों से लड़ता है, ठीक है, उसका नाम है शेर खां। वो शेर खां नहीं जो मुगलों के समय में था, वो शेर शाह सूरी था, ठीक है। हालांकि स्टार्टिंग में उसका नाम भी शेर खां ही था, उपाधि मिला था उसको, ठीक है, शेर के मारने की वजह से। तो मंगोल नीति की अगर हम बात करें तो मंगोलों से बचने के लिए बलबन ने सबसे पहला काम क्या किया, बलबन ने वो सारे पुराने, ठीक है, पुराने किलों की क्या कराई, मरम्मत करवाई, और मरम्मत के साथ साथ नए किले बनवाए, ठीक है, नए किले बनवाए। किसने, बलबन ने। उसके बाद हाँ, वही नए किले का मतलब वही दुर्ग निर्माण। देखो, दुर्ग कहें या किला कहें, या पूरी तरीके से हम दुर्ग किला भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दुर्ग किला का निर्माण करवाया, यानी कि किलों का निर्माण करवाया, ठीक है। और निर्माण करने के साथ साथ जो है कि सेनाओं को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण वो नहीं जो कि नॉर्मल सैनिकों से लड़ा जाए, प्रशिक्षण वो जिससे कि मंगोलों से लड़ा जाए, यानी मंगोलों के लिए सैनिकों को अलग से ट्रेंड किया जा रहा था, क्योंकि मंगोल नीति और मंगोल जो है बड़ा क्रूर होते थे, ठीक है। जानते हो कि मंगोल नेता चंगेज खां, जो दुनिया का सबसे ताकतवर के तौर पे उसको जाना जाता है, जिसने अपने जीवन काल में लगभग 50,000 शादियां किया था, यानी 50,000 रानी उसकी थी। कल्पना करो कि अगर उस दौर में लगभग 12वीं सदी में 12वीं सदी से ऊपर, थोड़ा ही ऊपर था, 13वीं सदी में जिसकी 50,000 रानियां अगर हो, और उसकी जनसंख्या को अगर हम देखें तो कितनी बड़ी जनसंख्या होगी। मतलब ये मान के चलो कि वो उस समय का जो 50,000 रानियां, मतलब कि एक भारत से भी ज्यादा विशालकाय जनसंख्या बन सकती है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो चंगेज खां का जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, और आपको ऐसा महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी चंगेज खां के वंशजों में से एक हैं। रियलिटी है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने दुर्ग निर्माण को प्रारंभ किया और सैनिकों को प्रशिक्षण देना भी शुरू किया। उस प्रशिक्षण में, ठीक है, एक नवीन सैन्य विभाग की भी स्थापना की, ठीक है। बलबन ने एक नवीन सैन्य विभाग की स्थापना की जिसका नाम है आरिज ए मुमालिक, ठीक है। तो आरिज ए मुमालिक नामक एक नए पद का सृजन कब और किसके शासनकाल में किया गया था, तो वो किया गया था बलबन के शासनकाल में, ठीक है। ये स्पेशली मंगोलों के लिए ये पद भी बनाया गया था, ठीक है। और इस पर बैठने वाला जो प्रथम व्यक्ति था, यानी दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम व्यक्ति था इस पद पर आने वाला, उसका नाम था इमाद उल मुल्क, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो भाई अब मंगोल क्या है कि सामने से तो आएंगे, मगर मंगोलों के बारे में जानकारी कैसे पता चलेगा हमको, तो इसके लिए इन्होंने गुप्तचरों की व्यवस्था शुरू की। भारत में गुप्तचर प्रणाली ज़्यादातर हमको इसका मतलब कि उल्लेख है, हालांकि था उसके पहले भी, मगर मेन जो गुप्तचर रखने की परंपरा शुरू किया था वो चाणक्य ने शुरू किया था मौर्य काल में, ठीक है। तो उसी समय से भारत में जो है गुप्तचर, और अगर भारत में नहीं पूरी दुनिया में जो है लोग गुप्तचर रखना शुरू कर दिए, ठीक है। तो गुप्तचर व्यवस्था भी इसने अपना शुरू किया, और उस गुप्तचर विभाग का जो मेन था उसका नाम था वरीद ए मुमालिक, यानी कि ये कोई व्यक्ति नहीं, ये एक वो पोस्ट है जिस पर जो कि गुप्तचर विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। तो ये बलबन से रिलेटेड आपका था, ठीक है। जो एक बेसिक चीज़ें थी हमने बलबन के बारे में आपको बता दिया, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे खिलजी क्रांति, यानी कि खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश
ठीक है। जिसमें शासक आप जानते हैं कि सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी केवल खिलजी वंश का ही सबसे शक्तिशाली शासक नहीं था, बल्कि भारत में पूरे इस्लामिक शासकों में, यानी पूरे मुस्लिम शासकों में सबसे ताकतवर के तौर पे अगर माना जाए तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। पूरे मुस्लिम शासकों में सबसे बड़ी जो फौज या सबसे बड़ी जो सेना थी वो अलाउद्दीन खिलजी का था, इसीलिए उसको सिकंदर ए सानी या दूसरा सिकंदर के तौर पे भी हम जानते हैं। तो खिलजी क्रांति में बताएंगे कि क्या था अलाउद्दीन खिलजी, कौन था अलाउद्दीन खिलजी और क्या था उसका जो है कि वर्चस्व, क्यों इतिहासकार या इतिहास उसको याद करती है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।